तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाँ जी, गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 3 का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि थ्योरी क्लास आपने किया होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप लोग बना सकते हैं। और मैं दोस्तों आप लोग के लिए आसानी के पढ़ने के लिए, आसानी से आप लोग पढ़ें, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। तो आप सभी लोग जाकर के प्लेलिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं सब वीडियो का एक साथ कर, जैसे साइंस वाला का एक साथ हो गया, जीके का एक साथ हो गया है, फिर मैथ का एक साथ हो गया, इंग्लिश का एक साथ हो गया। इस तरीके से आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो जनरल साइंस का स्टार्ट हो गया है और आपको दोस्तों एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा प्रिपरेशन करा दूंगा। आप लोग टेंशन नहीं लो, बस केवल रहेगा तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत बचेगी, क्योंकि थ्योरी में ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हो हमारे साथ। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, ये लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो यार टेलीग्राम चैनल जुड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन मैं वहीं पे बताता हूं। तो आप सब लोग जल्दी से इस लाइव क्लास को शेयर कर दो और सभी स्टूडेंट आ जाए तो मैं क्लास को शुरू कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे शुरू कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा कोण का मान होगा। हाँ जी, थीटा कोण का मान कितना होगा। देखिए, कार्य के अधिकतम मान होने के लिए थीटा कोण का मान कितना होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो हम लोग काम करेंगे वो सबसे ज़्यादा कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा, या जब एंगल 45 डिग्री यानी 45 डिग्री होगा, या जब एंगल 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होगा, या एंगल 30 डिग्री यानी कि 30। कितना पर जब कार्य अधिक होगा तो एंगल कितना होगा। तो आप लोगों ने थ्योरी क्लास किया है तो ज़बरदस्त आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। और सभी लोग वीडियो को एक बार फटाफट शेयर कर दो, और लाइक नहीं किया तो दबा के लाइक और दबा के शेयर तो बनता है। हाँ जी, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सीरीज भी लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लगातार सीरीज चलेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थ्योरी चाहिए। अभी थ्योरी चाहिए, जितना थ्योरी मिले। अभी ऑब्जेक्टिव पे ध्यान मत दो, अभी जितना थ्योरी मिले उतना एब्जॉर्ब करो। साथ में दोस्तों आप लोग लूसेंट पढ़ ही रहोगे। हाँ जी, मेरा तो आशा है कि आप लोग लूसेंट पढ़ ही रहे होगे, तो उसके साथ भी आपका थ्योरी कंप्लीट होगा। और जब थ्योरी मजबूत हो जाएगा दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकलता है। ऑब्जेक्टिव निकलता कहाँ से, थ्योरी से नहीं निकलता है। आप लोग खाली ऑब्जेक्टिव के पीछे भागते हो, ऑब्जेक्टिव के पीछे मत भागो, थ्योरी पढ़ो। थ्योरी से आप अपने आप निकालने की कोशिश करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, बुक है कोई प्रीवियस ईयर का खरीद लो आप लोग, पैरामेडिकल का, देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, और उस टाइप से आप लोग थ्योरी से ऑब्जेक्टिव निकालना शुरू कर दो। जब ऑब्जेक्टिव निकालना शुरू हो जाओगे तो आप तो इस एग्जाम को ऐसी क्वालिफाई कर गए, समझो कि क्वालिफाई कर गए। जब ऑब्जेक्टिव निकालना शुरू हो गया यानी कि तुम एग्जामिनर हो गए, यानी कि क्वेश्चन सेटर हो गए एक तरह से, ठीक है। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा हो गया बात। अब यहाँ पे कर लेते हैं। कार्य अधिकतम होने के लिए दोस्तों थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कैसे होगा, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है F इंटू डी और इंटू कॉस थीटा। ये होता है वर्क बराबर जहाँ फोर्स है और ये विस्थापन है, ये कॉस थीटा। अगर दोस्तों इन दोनों का बीच का यानी कि बल और फोर्स के, बल इंग्लिश में बल, सॉरी इंग्लिश में फोर्स और हिंदी में बल, और विस्थापन, ठीक है, विस्थापन एस जिसको कहते हैं शॉर्ट लेंथ, ठीक है, विस्थापन के बीच का एंगल दोस्तों यदि 0 डिग्री हो तब क्या होगा, अधिकतम मान होगा। यहाँ पे 0 भर दो तो आंसर कितना हो जाएगा, F इंटू डी। यानी कि फोर्स और बल और विस्थापन के गुणनफल का ही मान होगा जब कार्य अधिकतम होगा, ठीक है। अगर दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि एंगल बल और विस्थापन के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो कार्य क्या होगा, तो ऑप्शन में रहेगा F इंटू डी, ऑप्शन में रहेगा -F इंटू डी, और ऑप्शन में रहेगा 0, और ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, जब एंगल 0 हो जाएगा, बल और विस्थापन के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तब F इंटू डी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और जब एंगल पाई हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, पाई यानी कि कहने का मतलब 180 डिग्री हो जाएगा, तब जो कार्य होगा वो हमारा क्या होगा, -F - डी, ठीक है, -FD हो जाएगा,
ठीक है। जब 0 डिग्री होगा तो एफ डी होगा, जब पाई होगा माइनस एफ डी होगा, जब परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री होगा तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये 3 बात याद रखना है आपको, ये 3 बात याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको छोड़ना नहीं है, ये मेरा वादा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए आप लोग। कार्य तथा शक्ति में संबंध बताइए। अब देखिए कार्य तथा शक्ति में संबंध बताइए जी, कौन सा राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए है कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे समय, यानी सामर्थ्य का मतलब आप लोग समझ जाओ शक्ति ही होता है, याद करना, डेफिनेशन में मैंने बता दिया था। अब बी कहता है कार्य बराबर सामर्थ्य बटे समय, सी कहता है कार्य बराबर समय प्लस सामर्थ्य, और डी कहता है कार्य बराबर समय बटे सामर्थ्य। चलिए लगातार आंसर करिए, लगातार सभी लोग आंसर करिए, और वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, क्योंकि आपके लिए ये सब सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि यूट्यूब पर अभी तक से कोई नहीं है जो आपको थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव देगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव देने के लिए बहुत सारे चैनल है दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव देने के लिए बहुत सारे चैनल है, लेकिन जिस टाइप से मैं थ्योरी दे रहा हूँ उस टाइप से आपको कोई नहीं दे रहा होगा, ये मेरा मानना है। अब हो भी सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, टीचर होंगे, एक आध होंगे, लेकिन अभी तक से मेरे नज़र में नहीं आया है दोस्तों। अगर होंगे तो आप लोग भी बताइएगा, उनको भी सपोर्ट करिएगा। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि जो थ्योरी पढ़ाएगा मैं बेस्ट मानूंगा, क्योंकि थ्योरी से ऑब्जेक्टिव आता है। याद रखना, कार्य तथा शक्ति में संबंध क्या होता है दोस्तों, तो कार्य बराबर होता है सामर्थ्य गुणे समय, यानी कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा, सामर्थ्य गुणे समय। ठीक है, ठीक है। अब सर कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे समय कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, थोड़ा सा हमको क्या लग रहा है, डाउट लग रहा है, हम लोग कैसे ही वाला फॉर्मूला को याद करें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब शक्ति बराबर फॉर्मूला लगा दो, गुना कर दो समय से, देखो हमेशा कट कुट के कार्य बराबर कार्य आ जाएगा, ट्राई कर लेना एक बार आप लोग। ठीक है, शक्ति का यहाँ सामर्थ्य का फॉर्मूला लगा देना, गुना में एस कर देना, देखना कटने के बाद डब्ल्यू आएगा, यानी कि कार्य बराबर कार्य ही आ जाएगा। ठीक है, ये करके देख लेना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव सीरीज लगातार चलते रहेगा हमारे चैनल पे। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है शून्य, या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। देखिए लल्लन टॉप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं दोस्तों, तो आप सभी लोग जरूर आंसर करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सही आंसर करेंगे। हाँ जी, और प्रत्येक क्लास में आप लोग जुड़िए दोस्तों हमारे साथ, प्रत्येक क्लास में टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, वहां पे सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है। और आप लोग हमारे ब्लॉग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जाकर के ब्लॉग चैनल को कर लो, वहां पे मैं मेडिकल के थ्रू लगाव के लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूं, साथ में अपना ब्लॉग भी लाते रहता हूं। ठीक है, तो उसको भी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार स्टेटस वगैरह के टाइप से लाता हूं, ताकि आप लोग डीमोटिवेट कभी ना हो। ठीक है, मेडिकल लाइन से डीमोटिवेट कभी ना हो, इसीलिए मैं लाते रहता हूं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए किया गया वस्तु द्वारा कार्य क्या होता है, हमेशा दोस्तों धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है, बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब कैसे होगा सर, देखिए धनात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और जब बल और विस्थापन का एंगल कितना होगा, पाई यानी कि 180 डिग्री होगा, तब ऋणात्मक होगा। जब बल और विस्थापन का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री यानी कि पाई/2 कहने का मतलब होगा, तब शून्य होगा। ये तीनों का कंडीशन याद रखना। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, कहता है कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, क्या होता है। हाँ जी, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जल्दी से बता दो आप सब लोग कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है वाट, ऑप्शन नंबर डी है डाइन। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर। और दोस्तों थ्योरी क्लास को आप लोग जबरदस्त तरीके से समझने की कोशिश करना, क्योंकि थ्योरी क्लियर सब चीज़ क्लियर। मैं यही कहता हूँ दोस्तों, थ्योरी क्लियर तो सब चीज़ क्लियर। ऑब्जेक्टिव को रटने से कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैं ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ, तो क्या गारंटी है कि लड़ जाएगा ऑब्जेक्टिव। कौन यूट्यूबर कहता है कि क्या गारंटी है कि लड़ जाएगा। लिखने से कुछ नहीं होता है भैया, करने से बहुत कुछ होता है। लिखने और करने में बहुत अंतर है। ठीक है,
तो आप लोग अगर मान लो कोई थ्योरी पढ़ लेता है उस चैप्टर का और उससे कोई एक ऑब्जेक्टिव उस चैप्टर का याद कर लेता, तो बताओ किसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन टच करेगा? थ्योरी वाला टच करेगा, क्योंकि भैया वो तो पूरा थ्योरी पढ़ लिया जो उसमें पढ़ना था, और जो नहीं पढ़ना था वो भी पढ़ दिया, वो ऑब्जेक्टिव वाला में ऑब्जेक्टिव पढ़ा है। अब उसको क्या मालूम है, मान लीजिए आ गया, अब यही वाला आ गया, अब यही वाला आ गया कि धनात्मक होता है। अब इसको, अब कोई लड़का कोई थोड़ा ना पता कि धनात्मक कितना डिग्री पे होता है, लेकिन ये वाला कहाँ लिखल रहेगा? थ्योरी में लिखल रहेगा कि धनात्मक 0 डिग्री पर होता है, और क्वेश्चन में आ गया किसी वस्तु द्वारा धनात्मक कार्य कितना डिग्री पर होगा, लेकिन उसको नहीं पता रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव में नहीं था, इसीलिए जो थ्योरी वाला रहेगा वो मार के आएगा, है ना। तो ये बात होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे इतना बोलने का मेरा यही मकसद होता है कि आप सभी लोग मोटिवेट रहें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, वो होता है जूल। याद रखना क्या होता है, जूल। और जूल का एक और मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन में यदि मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा, 1 जूल के बराबर हो जाएगा। याद रखना 1 जूल बराबर कितना होता है, न्यूटन मीटर। और बात करते शक्ति, यहाँ पे आ जाते शक्ति, शक्ति नहीं, हाँ ऊर्जा, सॉरी शक्ति बोल दिया, ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, याद रहना चाहिए आपको। जो कार्य का बीमा मात्रक होगा वही जूल का भी होगा। अब बात कर लेते हैं कार्य का बीमा कितना होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है mLT के पावर -2, ठीक है। याद कर लो कितना होता है, mLT के पावर -2। तो कितना होता है दोस्तों, ml के पावर 2 और t के पावर -2। ये होता है किसका, कार्य का, ऊर्जा का भी कह सकते हो, ठीक है। कार्य और ऊर्जा दोनों का। और बल का तो यहाँ पे अगर बल में आपको करना है तो यहाँ पे खाली 2 हटा दोगे ना तो ये बल का हो जाएगा। कुछ कुछ का याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग कमेंट में बताते हो कि सर बीमा निकालने के लिए सिखा दीजिए, ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों, ज़बरदस्त तरीका। मात्र 3 से 4 गो का बस आपको याद रखना होगा। वो भी याद कैसे रखना पड़ेगा वो तो मैं बता दूंगा। मैं एक वीडियो जरूर ला दूंगा आपके बीमा के लिए, क्योंकि बीमा से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2020 में भी आया हुआ था, बल का बीमा लिखना था, ठीक है। क्या बल का बीमा वाला आया हुआ था? तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लो, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, बहुत हो गया बात, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वायु शक्ति में ऊर्जा कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए परिवर्तन वाला से आ गया दोस्तों, विद्युत शक्ति, सॉरी वायु शक्ति। देखिए वायु शक्ति ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यहाँ पे ध्यान रखिए, विद्युत वायु शक्ति है, वायु शक्ति यहाँ पे ध्यान आना चाहिए। वायु शक्ति विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, यानी कि पवन चक्की, पवन चक्की यानी कि हवा से घूमता है और विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो उसमें कौन सा ऊर्जा का बीच में जो होता है वो कौन सा ऊर्जा होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है विकिरण ऊर्जा। अब देखिए मैं बताऊंगा तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। थोड़ा सा भी हिंट दूंगा ना तो आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, समझिएगा। देखिए वायु है, वायु शक्ति है, ठीक है भैया। एगो हम पवन चक्की बना दिए, मान लीजिए यही पवन चक्की। अभी क्या कर रहा है, हवा से घूम रहा है, घूम रहा है, यानी कि दोस्तों पंखा में क्या हो रहा है, गति हो रहा है। और गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग कौन सी ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा किस चीज में कन्वर्ट हो रही है भैया, बिजली में। किसमें, विद्युत में। तो याद आना चाहिए कौन सा, देखो वायु शक्ति पहले किस चीज में बदलता है, पहले ये गतिज ऊर्जा में करता है, इसको गति कर रहा है, गतिज ऊर्जा में हो गया। और फिर गतिज ऊर्जा किस रूप में हो जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में। अब समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है। बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट करते रहना दोस्तों, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। और प्रत्येक क्लास में आप लोग जुड़िए ताकि मैं मोटिवेट होकर के और ज़्यादा आप लोग को और एग्जाम्पल के सहारे समझा सकूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी गतिशील पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? अब देखिए, अब आपको याद रहना चाहिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। किसी गतिशील पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा का परिवर्तन कितना गुना होगा? हाँ जी, गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? देखिए अब आपको मैं समझाता हूं। यहां पे सभी लोग पहले आंसर कर लो। ऑप्शन नंबर ए 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी 2 गुना, ऑप्शन नंबर सी परिवर्तित, ऑप्शन नंबर डी आधी।
किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए मैं बता दे रहा हूं, देखिए कैसे समझते हैं। पहले पूछ रहा है संवेग में दुगना करें, यानी v बराबर हम लोग क्या करें 2v कर रहे हैं। हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। अब हम लोग गतिज ऊर्जा में आ जाते हैं। गतिज ऊर्जा को हम लोग ई से मान लेते हैं किनेटिक एनर्जी, ठीक है। ई बराबर एनर्जी बराबर हाफ हाफ एम एम वी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, याद रखना। अब v के जगह पे हमको क्या बनना है 2v, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ हाफ एम वी के जगह पे लिखेंगे 2v का होल स्क्वायर, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 4। तो यानी कि इसको हम लोग कितना कह सकते हैं, ये पूरे को कितना कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे आ जाओ 4 गुने किनेटिक एनर्जी कह सकते हैं ना इस वाले से, तो ई, तो यानी कि जो कितना होगा 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। जब यदि वेग को हम लोग यदि दुगना करें तो 4 गुना हो जाएगा। देखो अब इसको समझना, यदि दोस्तों गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान को बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका जितना गुना बढ़ाया जाएगा उतना ही गुना गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। यदि वेग में जितना गुना कहेगा उसका स्क्वायर से कर दो। जैसे वेग 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 4 गुना क्या हो जाएगा हमारे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यदि एम में यानी द्रव्यमान में केवल 2 गुना कर रहा है तो आपका क्या हो, गतिज ऊर्जा में भी 2 ही गुना बढ़ेगा, ठीक है, 2 ही गुना एनर्जी बढ़ेगा बस, ठीक है। क्योंकि एम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गतिज ऊर्जा के, एम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जो बात करें, अगर यहाँ पे बात करें भी का, ठीक है, यहाँ पे जो भी यानी कि वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर के, ठीक है। तो जब भी बढ़ेगा तो इसका स्क्वायर के अनुसार से ही एनर्जी बढ़ेगा, तो ये समझते रहना। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 4 गुनी जो बता रहे हो उनका राइट आंसर था। समझ गए ना, अब कोई डाउट नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 1 जूल में होता है। देखिए सब क्वेश्चन आ चुका है, जितना कल पढ़े थे सब क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 10 के पावर 5 अर्ग, ऑप्शन नंबर बी है 10 के पावर 7 अर्ग, ऑप्शन नंबर सी है 10 के पावर 2 अर्ग, ऑप्शन नंबर डी है 10 के पावर -7 अर्ग। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग पहले बता दो। हाँ जी, 1 जूल बराबर कितना होता है अर्ग में 1 जूल बराबर अर्ग में कितना होता है, जल्दी से बताओ। तो चलिए देखते हैं आंसर। यहाँ पे क्या होता है 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है, 10 के पावर 7 अर्ग क्या होता है जूल में होता है, 1 जूल बराबर। और जो अर्ग दोस्तों है वो कार्य का सीजीएस मात्रक है, याद कर लो, ठीक है। जो अर्ग है वो कार्य का सीजीएस मात्रक का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, कहता है शक्ति के विभिन्न मात्रकों को सुमेलित नहीं है। कौन सा शक्ति का जो मात्रक है दोस्तों वो सुमेलित नहीं यानी गलत है। कौन सा ऐसा गलत है जी, निकलिए जल्दी से, फटाक दो नहीं आप लोग, निकालिए कौन गलत है, बाहर करो उसको, जो गलत है उसको एकदम बाहर, घर से बाहर कर देना है, यूट्यूब से भी बाहर कर देंगे उसको आज। चलिए जी क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1 अश्व शक्ति बराबर तो 746 वाट होता है, ये भी पता है। 1 वाट बराबर 0.239 कैलोरी प्रति सेकंड होता है, ये भी पता है, सही है। और 1 किलो वाट बराबर अश्व शक्ति इतना होता है जी, हाँ जी इतना ही होता है, याद कर लो। जिसको नहीं पता है वो लोग याद कर लीजिए, 1.340 अश्व शक्ति होता है। लेकिन दोस्तों 1 मेगावाट बराबर है ना, 1 मेगावाट बराबर कितना अश्व शक्ति होता है पता है, 1340 होता है, 1340 अश्व शक्ति होता है, 1340.48 होता है। लेकिन यहाँ पे गलत दे दिया, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 1 मेगावाट बराबर होना चाहिए था 1340 दशमलव, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे 48 अश्व शक्ति, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम बाहर कर देंगे पूरा यूट्यूब से, तू आना मत वापस। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, वो आएगा नहीं अब। किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। हाँ जी, जब किसी वस्तु को हम लोग पृथ्वी की ओर गिराने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, क्या होगा, घटे। ऑप्शन नंबर ए कहता है बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है घटेगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है स्थिर रहेगा, या ऑप्शन नंबर डी कहता है कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, उसके अंदर स्टोरेज होना चाहिए वो ऊर्जा।
तो देखिए यहाँ पे समझिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या होगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, कैसे घटेगा? जो लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका राइट है, ठीक है। अब लेकिन कैसे घटेगा, तो यहाँ पे समझिए, किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिराने पर, किसी वस्तु को हम लोग गिरा रहे हैं तो गिराने के क्रम में क्या होगा, मान लीजिए कोई निर्जीव वस्तु को हम लोग पृथ्वी की ओर गिरा रहे हैं, तो गिराएंगे तो वहां पे क्या होगा, गति करते हुए नीचे की ओर जाएगा, पटकाएगा कस के। ढेला को मान लीजिए अब 2 तल्ला पर चल जाइए और गिराइए, तो गिरने के क्रम में क्या होगा, गति होगा। और वो गति होने पे, ठीक है, गति होगा, और उस गति के कारण गतिज ऊर्जा क्या होगा, वो वहां पे पटकाने के बाद क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगा, पटकाएगा, पूरा स्थिति संचित ऊर्जा खत्म हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा भैया, तो घटने ना करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ आप लोग को। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अब सुमेलित फिर से नहीं है, बताइए। देखिए ये सब क्वेश्चन आता है ना, तो इसे 4-5 को क्लियर हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर परमाणु बम को रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और डी कहता है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्रांसमीटर। चलिए जी, राइट आंसर क्या होगा, आप लोग पढ़ोगे तो आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ट्रांसमीटर, ऑप्शन नंबर ए को तो पढ़ लिए हैं, तो ये लाउड स्पीकर डीजे होता है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, लाइन देते हैं तो बजे लगता है, यानी कि तो सही है भैया, विद्युत धारा को हम लोग ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन बी कहता है रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। अब देखिए रासायनिक ऊर्जा यानी कि उसमें रासायनिक पदार्थ भरल होगा कूट कूट के बम्मा में, और जब बम्मा फटता है नाभिकीय विखंडन होता है, तो वो भी नाभिकीय ऊर्जा ना हुआ, तो ये भी सही है। अब डायनामो, जनरेटर देखें, आपके घर में शादी ब्याह होता है तो जनरेटर आता है, तो उसको पहले जा करके आप लोग हैंडलवा मारते होंगे, तब जा करके चलता होगा। तो वही बात है, ये पहले हैंडल यानी कि घुमाते हैं, उसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तब जा करके हमको कहा वो लाइन देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। ठीक है, और डी कहता है ट्रांसमीटर। याद रखना, ट्रांसमीटर क्या कहता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, क्या करता है ये ट्रांसमीटर, यानी कि ट्रांस करता है दूसरे चीज में, तो ट्रांसमीटर क्या करता है, वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये इसको क्या करेगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो ये वाला आपका गलत है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटर क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो यानी ये तो गलत हो गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है जी? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का सृजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है ना ही सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो आप लोग ऊर्जा संरक्षण वाला पढ़े हैं ना, वही वाला, ये वाला जो अभी अभी पढ़ रहे हैं जी, पीछे में पढ़े थे अभी। जल्दी से बताओ पहले, आप सभी लोग उत्तर करिए कौन सा राइट होगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, ऊर्जा को ना ही हम लोग बना सकते हैं और ना ही खत्म भी कर सकते हैं। हाँ, भले एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कल के क्लास में पूरा समझाया था। जैसे इसको भी इस बार भी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे हम लोग बॉल में लाइन देते हैं, पिलक्का बॉलवा में लाइन देते हैं आप लोग, तो क्या करता है, लाइट जले लगता है, यानी प्रकाश मिल रहा है हम लोग को, प्रकाश ऊर्जा हो रहा है। और साथ में उसमें गर्मी भी मिलता है, गर्मी के लिए दूसरा ले लेते हैं, उसमें ऊर्जा के लिए हीटर। आपके अब तो हीटर नहीं होता होगा किन्हीं के घर में, क्योंकि बिजली बिल ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो हीटर क्या करता है, जब उसमें लाइन देते हैं तो वह गर्मी देता है हमें, और गर्मी के कारण खाना बनता था उस पर। पहले बिजली सरकारी होता था ना, तब बड़ी आदमी लूटता था, प्राइवेट कर दिया। अब तो लगता है कि सब चीज़ प्राइवेट हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, क्या मोदी सरकार जी करते हैं। तो ये बात था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण कौन से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ठीक है, प्रकाशीय वोल्टेज सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? अब देखिए सौर ऊर्जा से हम लोग किसका उत्पादन करते हैं, ये बताना है। बहुत ही आसान सवाल है। आप लोग सूरज प्लेट को देखे हैं? कोई के घर में रहता है सौर प्लेट वही है सौर ऊर्जा का रूपांतरण। अब सौर प्लेट से आपको क्या मिलता है वहां पे, ये बताना है। तो यही कहता है कि सौर प्लेट
का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है दोस्तों? तो कौन मार रहे हैं सभी लोग? ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा से हम लोग को क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिलता है। यानी कि वो सौर ऊर्जा क्या लेता है? सूरज का प्रकाश लेता है, यानी कि वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है ना। कौन कर रहा है? तो सौर प्लेट कर रहा है। वहां पे कौन हो जाएगा? यंत्र। सौर प्लेट एक यंत्र हो जाएगा जो कि इन दोनों को ट्रांसमिट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? हाँ जी, ऐसा कौन सा है जेकरा में गतिज ऊर्जा नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है चलती हुई गोली, ऑप्शन नंबर बी है बहता हुआ जल, ऑप्शन नंबर सी है चलता हुआ हथौड़ा, ऑप्शन नंबर डी है खींचा हुआ धनुष। चलिए देखिए, एकदम कॉमन सी बात है दोस्तों। आप लोगों को मैंने गतिज ऊर्जा बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, तो आप लोग इसका आंसर जरूर कर दोगे और करना भी चाहिए, क्योंकि आपको आंसर का यानी कि मार्क्स चाहिए। मार्क्स पैरामेडिकल में मार्क्स चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है, खींचा हुआ धनुष। देखो चलती हुई गोली, यहाँ पे पहले बोल दिया है चलती हुई गोली, यानी कि चल रहा है। और चलना मतलब कि गति करना, और गति करना तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। बहता हुआ जल, यानी कि बह रहा है। बहने का मतलब गति कर रहा है जल, और जल गति कर रहा है तो जल में भी गतिज ऊर्जा होगा। और यही गतिज ऊर्जा दोस्तों आगे बड़ा बड़ा डैम्प बना करके इस जल से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, इसी गतिज ऊर्जा को, समझे। और चलता हुआ हथौड़ा, जब हथौड़ा को मारते रहते तो गति न कर रहा है, और गतिज ऊर्जा को हम लोग किस चीज में उपयोग कर रहे हैं? बल के रूप में। अब देखिए खींचा हुआ धनुष, देखिए अब खींचा हुआ धनुष यानी कि खींच के रख ले हैं, उसको छोड़ नहीं रहे, खींच के रख ले, यानी कि उसमें क्या है? खींच दिए हैं, और उसमें तीर में, यानी कि जो तीर लिए हुए खींचे हुए उसमें हमको क्या? तीर में पूरा बल स्टोरेज हो ले, यानी कि स्थितिज ऊर्जा उसमें आ गया है। अब जैसे ही छोड़ेंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? छोड़ेंगे तब, लेकिन यहाँ पे छोड़ने की बात नहीं कहा है। छोड़ेंगे जैसे ही वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, और जा करके अपना निशाना को चीरते फाड़ते निकल जाएगा एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा? डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है घड़ी के स्प्रिंग में क्या है? भंडारित ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछता है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। देखिए घड़ी के जो स्प्रिंग होता है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? तो कॉमन बात है, सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आंसर, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट है। क्या हो जाएगा? स्प्रिंग में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है, स्टोर हो जाती है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन 15, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका बढ़िया से सुस्वागतम करेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है जी? ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी एक वाट घंटा, ऑप्शन बी किलो वाट घंटा, ऑप्शन नंबर डी है अर्घ। अब देखना कि कौन सा गलत है। हमको तो दिख गया, आपको दिखा कि नहीं दिखा? आप लोग तो कमेंट करके बताओगे कि आपको दिखा कि नहीं दिखा। हमको तो दिख गया आंसर कौन वाला होगा। आपको दिखा होगा तो आप लोग सही कमेंट करके बताओगे। देखो यहाँ पे, चलिए हम बताता हूँ आंसर। ऑप्शन नंबर 1 कैलोरी बराबर आपको पता है जूल में कितना होता है? 4.184 जूल होता है, ये तो सही है। 1 किलोवाट बराबर 3.6 मेगा जूल होता है, ये भी सही है। लेकिन 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁶ जूल, ये भी सही है। लेकिन 1 अर्घ बराबर अभी तो जाने हैं जी 10⁻7 जूल होता है, जहाँ पे 10⁻⁻4 जूल है, तो ये गलत है। ठीक है, 1 अर्घ बराबर कितना होता है? तो 10⁻7, वो भी प्लस में 7 जूल होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ताकि और भी स्टूडेंट्स को लगे कि नहीं क्लास अच्छा हो रहा है, ताकि वो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन करें और उनसे छूटे ना क्वेश्चंस। मैं तो यही आशा करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।